सालों से मैं टाइम ट्रैवल पर बस कल्पना की दुनिया का खिलौना समझता रहा था। लेकिन असली झटका मुझे उस दिन लगा जब थ्योरी और फिक्शन के बीच की लकीर मेरी अपनी जिंदगी में टूट गई। मैं अरुण दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिजिक्स पढ़ाता हूँ। मेरे रिसर्च का विषय था समय की दिशा, एरो ऑफ टाइम और क्वांटम स्तर पर उसकी लचीली प्रकृति। मैं हमेशा कहता था, टाइम ट्रैवल कहानी में तो ठीक है, पर असलियत में नहीं। मेरे स्टूडेंट्स हंसते, बहस करते, पर अंत में वही नतीजा। टाइम ट्रैवल रोमांचक है, पर असंभव। फिर एक दिन एक अजीब सी फाइल मेरे ईमेल में आई। सबमिशन, टाइम ट्रैवल की असली घटना, कृपया समीक्षा करें। फाइल भेजने वाले का नाम था डॉ अरुण मेहरा, 2047। मेरे ही नाम आगे एक तारीख जो अब भी आई भी नहीं थी। भूमिका से उठता पहला सवाल। मैंने पहले सोचा किसी स्टूडेंट की शरारत होगी, पर फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड थी और पासवर्ड डालने पर जो पहली लाइन खुली उसने मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ा दी। तुम ये अभी 2036 में अपनी लैब में पढ़ रहे हो। तुम्हारे सामने दाईं तरफ कप में आधी ठंडी चाय रखी है और बाईं तरफ वो पुराना पीला पेन जिसकी क्लिप टूटी हुई है। तुम अब भी आंखें सिकोड़कर स्क्रीन को घूर रहे हो और हाँ, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कि ये मेल तुमने खुद ही भविष्य से भेजा है। मैंने तुरंत इधर-उधर नजर दौड़ाई। वही टूटी क्लिप वाला पेन, वही आधी ठंडी चाय, वही पोजीशन, वही सब कुछ। मेरे शरीर का सारा खून जैसे कानों में सिमट आया हो। ये महज इत्तेफाक नहीं था, राइजिंग एक्शन। असली घटनाओं की फाइल में कई केस दर्ज थे, विस्तार से, तारीखों, जगहों और गवाहों के नामों के साथ। हर घटना किसी कहानी की तरह नहीं, बल्कि लैब नोट्स, मेडिकल रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज के टाइम स्टैंप और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के साथ पेश की गई थी। पहला केस, बनारस, घाट पर 2 मिनट का भविष्य, साल 2013। गंगा के किनारे सुबह का समय। एक साधारण पुजारी, हरिदास तिवारी, वह रोज की तरह आरती कर रहे थे जब अचानक उन्हें लगा कि सब कुछ धीमा हो गया है। आरती की आवाज, लहरों की हलचल, यहां तक कि धूप की तपिश भी। वह बताते हैं कि उनके सामने पानी पर जैसे धुंधलापन सा छा गया और उन्होंने खुद को ही देखा, बस 2 मिनट आगे के भविष्य में। भविष्यवाली उनकी प्रति चिल्ला रही थी, अभी दाईं तरफ मत देखना, नाव पलटेगी। और उसी पल अब वाला हरिदास जैसे झटके से वापस लौट आया। उसने बगैर सोचे दाईं तरफ देखने से बचा लिया। अगले ही क्षण एक नाव पलटी, चीखें, अफरा तफरी, और बाद में पता चला वो नाव ठीक उसी जगह मोड़ने वाली थी जहां हरिदास रोज सुबह थोड़ा आगे खड़े होकर दुआ करते थे। अगर वह उस दिन अपने सामान्य टाइमिंग से 2 मिनट आगे पीछे होता तो पानी में गिर जाता। ये सब बात की सुरक्षा कैमरा फुटेज, टाइम लॉग्स और कईयों के बयान से मैच होता था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, उनका ईईजी ब्रेन स्कैन दिखाता था कि उन कुछ सेकंडों में उनके विजुअल कॉर्टेक्स पर डबल एक्सपोजर जैसा पैटर्न बना, जैसे दिमाग एक साथ दो समय रेखाओं से सिग्नल ले रहा हो। उस रिपोर्ट के स्कैन फाइल में जुड़े थे। दूसरा केस, मुंबई लोकल में अधूरा लौटना, साल 2020। एक इंजीनियर, रवि कुमार, रात की लोकल ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। दोस्तों के अनुसार वह टाइम डायलेशन, ब्लैक के होल और जनरल रिलेटिविटी के बड़े शौकीन थे। उस रात उन्होंने अपने दोस्त को मैसेज किया, यार सोच, अगर मैं कल को अचानक 2050 में पहुंच जाऊं तो। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार 11:45 पीएम पर वह खाली कोच में अकेले बैठे थे, खिड़की के पास। 11:44, 27 पर कैमरे की फीड में भयंकर
स्टैटिक आता है, बस 8.2 सेकंड के लिए। उसके बाद रवि गायब। किसी ने देखा नहीं, न कोई चिल्लाहट, न भगदड़, बस जैसे फ्रेम से मिटा दिया गया हो। 4 दिन बाद वही रवि, उसी ट्रेन के उसी डिब्बे में, उसी सीट पर अचानक वापस प्रकट हुआ, क्यारान पर। लेकिन ये 4 दिन केवल दुनिया के लिए गुजरे थे, रवि के लिए सिर्फ 2 घंटे। उसने बताया, मैं ट्रेन में बैठा था, अचानक हवा गाढ़ी हो गई, आवाजें मंद, खिड़की से दिखने वाली इमारतें जैसे धुंध की पट्टी से ढक गईं। एक पल को लगा ट्रेन पटरी छोड़ हवा में तैर रही है, और फिर मैं किसी और डिब्बे में था। पर बाहर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ। नजर के सामने समंदर, लेकिन पानी का रंग, जहाज, आसमान, यहां तक कि शहर की लाइटें भी अलग थीं। मैंने खिड़की से जो टावर देखा देखे, वे मुंबई में अगले 15 साल में बनने वाले स्काई स्क्रैपर प्रोजेक्ट से लगभग मेल खाते थे। मैं ये अब जान पाया जब 2035 के प्रोजेक्ट प्लान सामने आए। उस समय तो मैं बस डर से कांप रहा था। रवि का दावा था कि उसने डिब्बे में पड़ी एक पुरानी अखबार उठाई थी। उस पर तारीख थी 17 अगस्त 2050, जब वह 1.52 घंटे बाद अचानक वापस आया। उसकी दाढ़ी 2 दिनों की बढ़ी हुई थी, जबकि ट्रेन का टाइम लॉग बताता है कि वह सिर्फ 1 सेकंड के गैप में गायब और वापस हुआ। मेडिकल रिपोर्ट कहती है उसके शरीर पर कॉस्मिक रेडिएशन जैसा हल्का असर था, जो अक्सर हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सेलरेटर या स्पेस मिशन में देखा जाता है। यह असामान्य था, पर दर्ज था। रिपोर्ट फाइल में मौजूद थी। तीसरा केस, हिमालय की गुफा और 108 साल का मौनैक फाकीर, जिसे स्थानीय लोग बाबा कालीनाथ कहते थे, 1908 से लापता थे। लोक कथाओं में कहा जाता था कि वे समाधि में चले गए। 2016 में एक बंद गुफा में रिसर्च टीम को एक बिल्कुल जिंदा पर बहुत दुर्बल बूढ़ा मिला, जिनकी उंगलियां जकड़ी हुई थीं, पर नब्ज चल रही थी। डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई, यही कालीनाथ थे। सरकारी रिकॉर्ड में उनका जन्म 1888 दर्ज था। अगर रिकॉर्ड सही हों तो साल 2016 में उनकी उम्र 128 साल होनी चाहिए थी। पर बायोलॉजिकल एज टेस्ट कहता था उनके शरीर की उम्र 80 के आसपास थी। उनसे जब होश में आने पर पूछा गया कि इतने साल कहाँ रहे, तो उनका जवाब साधारण शब्दों में था, वहीं जहां तुम सब एक दिन जाओगे, समय के बाहर। मैंने सिर्फ एक ध्यान लगाया, बस एक गहरा सांस लिया, और जब वापस छोड़ा तो यह दुनिया 108 साल आगे बढ़ चुकी थी। उनके आसपास की चट्टानों पर रेडियो एक्टिविटी थोड़ी असामान्य थी, जैसे वहां किसी तरह का प्राकृतिक टाइम डायलेशन वाला क्षेत्र रहा हो, या कम से कम कुआं सा, जिसमें समय की रफ्तार कुछ और रही हो। क्लाइमैक्स, मेरा अपना भविष्य, मेरी अपनी गलती जितना आगे बढ़ता गया, एक पैटर्न उभरने लगा। हर घटना में समय बहने की दिशा में एक हल्का सा घाव था, कभी सेकंड भर का, कभी सालों का। और उनमें शामिल लोग वापस लौटे, अधूरे लौटे, या फिर सिर्फ उनके निशान बचे। फाइल के अंत में एक आखिरी सेक्शन था, केस प्रोफेसर अरुण मेहरा, दिसंबर 2025 थी। उसमें लिखा था, तुमने यह सब पढ़कर अभी फैसला नहीं किया है, पर करोगे। तुम इसी फाइल को और अपने रिसर्च नोट्स को मिलाकर एक क्वांटम टाइम लिंक प्रयोग करोगे। तुम मानोगे कि टाइम ट्रैवल पूरे शरीर का नहीं, सिर्फ सूचना, इंफॉर्मेशन का हो सकता है। और वही प्रयोग करोगे जिसके नतीजे में यह फाइल तुम्हारे 2046 वाले ईमेल पर पहुंची है। नीचे डिस्क्रिप्शन। 2030 में
एक रात 2:17 बजे तुम अपनी लैब में अकेले होगा। लैब के कोने में वही पुराना ऑसिलोस्कोप, टेबल पर कॉफी और सामने एक अजीब सा सेटअप, क्वांटम एंटेंगल्ड क्यूबिट्स की जोड़ी, जिसे तुमने दो हिस्सों में बांटकर एक को लेजर इंड्यूस्ड माइक्रो वर्महोल के पास रखा होगा। तुमको लगेगा कि तुम सिर्फ डेटा भेज रहे हो, विचार, मैसेज, टेक्स्ट। तुमको लगेगा कि शरीर नहीं जा रहा, इसलिए खतरा नहीं है। पर तुम ये भूल जाओगे कि इंसान महज शरीर नहीं, उसका पैटर्न भी है। फिर फाइल में एक लाइन थी जिसे पढ़कर मेरी सांस रुक गई। और उस रात तुम्हारे मस्तिष्क के पैटर्न का एक हिस्सा, एक कॉपी, वेव फंक्शन की तरह समय के पीछे की तरफ टनल कर जाएगा। जो अब 2026 में यह शब्द पढ़ रहा है, वह सिर्फ तुम्हारा वर्तमान नहीं, तुम्हारा भविष्य भी है। तुम दो समयों में एक साथ मौजूद हो और तुम्हारा दिमाग उन सब बातों को डीजा वू और अजीब सपनों के रूप में महसूस कर रहा है। मैंने फाइल बंद कर दी, लैपटॉप से नजर हटाई तो कुछ क्षण के लिए मुझे लगा कि कमरे में सब कुछ दोहरी छवि की तरह दिख रहा है, जैसे मैं उसी कमरे को किसी और समय की हल्की परत के साथ देख रहा हूं। वहां लैब का मॉडल, कोने में वही पुराना ऑसिलोस्कोप, पर उस पर टेप लगा हुआ जिस पर लिखा था रिपेयर 231, फॉलिंग एक्शन, भरोसा करने के लिए कितने सबूत चाहिए। अगले कई हफ्तों तक मैं उस फाइल के केस स्टडीज की जांच करता रहा। मैंने हर नाम, हर मेडिकल रिपोर्ट, हर लैब नोट्स को क्रॉस चेक किया। बनारस वाले पुजारी, उनका नाम, उनकी उम्र गंगा सेवा समिति के रिकॉर्ड से मैच की। वास्तव में 2013 में नाव पलटने की घटना दर्ज थी और एक पुजारी के बयान का जिक्र भी, जिसे पुलिस ने भ्रमित स्थिति कहकर फाइल में नोट किया था। मुंबई वाले रवि, रेलवे पुलिस केस रिपोर्ट नंबर, हॉस्पिटल की एंट्री और उनके शरीर पर पाए गए रेडिएशन मार्कर्स की रिपोर्ट, सब कुछ सरकारी रिकॉर्ड में, पर अनएक्सप्लेन इंसिडेंट के टैग के साथ। हिमालय की गुफा वाले बाबा, 2016 के दो ऑब्सक्योर साइंटिफिक जर्नल्स में उनका केस छपा था, पर उसे स्पिरिचुअल मिथिकल कहकर मेनस्ट्रीम साइंस ने नजरअंदाज कर दिया था। हर केस बहुत अजीब था, पर फर्जी नहीं दिखता था। अगर ये किसी ने फर्जी बनाना भी चाहा, तो उसे मेडिकल साइंस, फिजिक्स और ऐतिहासिक डेटा की इतनी बारीकियां मालूम होनी चाहिए थीं, जितनी सिर्फ किसी बहुत ही समर्पित रिसर्च ग्रुप को हो सकती हैं। पर सबसे बड़ा सवाल अब ये था, क्या मैं वो प्रयोग सच में करूंगा? क्या मैं वो इंसान बनूंगा जो अपना ही दिमाग भविष्य से अतीत की ओर भेजकर खुद को चेतावनी देगा? या ये चेतावनी ही असल में उस घटना का कारण है? रिजोल्यूशन, यकीन, संदेह और तुम्हारा चुनावाज। जब मैं ये आखिरी लाइनें लिख रहा हूं, बाहर रात है। मेरी मेज पर कॉफी का कप रखा है, दाईं तरफ। बाईं तरफ वही पुराना पीला पेन जिसकी क्लिप अब भी टूटी हुई है। मुझे पता है, अगर मैं चाहता तो ये फाइल डिलीट कर सकता था, इसे मजाक मानकर भूल सकता था। पर मैं भूल नहीं पा रहा हूं, क्योंकि हर रात सोने से पहले मुझे एक ही सपना आता है। एक लैब, पीली रोशनी, सामने स्क्रीन पर झिलमिलाते क्यूबिट्स, और मैं खुद खड़ा हूं, थोड़ा बूढ़ा, आंखों के आसपास झुर्रियां, पर दिमाग में वही जिज्ञासा। मैं खुद से कहता हूं, अब भेज दो डेटा, डर मत। तुम्हें पता है कि तुम खुद 2026 में ये पढ़ोगे। और हर सपने के अंत में बस एक वाक्य गूंजता है, टाइम ट्रैवल की असली घटनाएं कभी साफ साफ दिखती नहीं। वो सिर्फ इतनी देर के लिए पर्दा हटाती हैं कि हम महसूस कर सकें। समय हमारी सोची हुई सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक उलझा हुआ धागा है, जिसमें कुछ गठानें अतीत और भविष्य को छू लेती हैं। तुम अब भी ये कहानी पढ़ रहे हो।
तुम्हारे आसपास भी शायद कुछ ऐसे ही छोटे छोटे घाव होंगे। कोई डीजावू, कोई घटना जो तर्क से बाहर लगती हो, कोई सपना जो बाद में सच निकल आता हो। तुम चाहो तो इसे महज इत्तेफाक कह सकते हो, या दिमाग का खेल, या फिर मान सकते हो कि कहीं न कहीं किसी लैब, किसी पहाड़ी गुफा, किसी ट्रेन के डिब्बे, या किसी साधारण सी सुबह के किनारे समय की दीवार में कभी-कभी दरार पड़ती है। और उसी दरार से निकलती हैं टाइम ट्रैवल की वो असली घटनाएं, जिन पर भरोसा करने के लिए विज्ञान को और सबूत चाहिए। पर तुम्हारे भीतर की बेचैन जिज्ञासा को शायद अब नहीं, अब फैसला तुम्हारा है। ये सब कहानी है, या आने वाले विज्ञान की शुरुआती डायरी। और शायद असली सवाल यही है कि तुम्हें कितने सबूतों की जरूरत है, और किस तरह के सबूतों की। तुम लैब ग्रेड डेटा चाहोगे, वेवफॉर्म लॉग्स, टाइम स्टैम्प्ड क्यूबिट रजिस्टर, कॉस्मिक रे काउंटर की रीडिंग, ईईजी पैटर्न की हाई रेज इमेजेस, या तुम अपने ही दिमाग के भीतर आने वाली वो हल्की सी खटपट को मानोगे जो कहती है कि तुम ये सब पहले भी कहीं, कभी, किसी और संदर्भ में देख चुके हो। तुम कह सकते हो, जब तक डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड पेपर नहीं छपता, ये सब फिक्शन है। और शायद तुम सही भी हो। साइंस को शक की जरूरत है, नहीं तो वो धर्म बन जाएगा। मगर ये भी याद रखना पड़ेगा कि हर नए सिद्धांत की शुरुआत किसी एक बेचैन दिमाग के क्या पता अगर से हुई थी, जो पहले मजाक लगा, फिर खतरा, और फिर मुख्य धारा। मैं खुद इस दोराहे पर खड़ा हूं। कीबोर्ड पर उंगलियां रुकी हुई हैं। बैकग्राउंड में सीपीयू का फैन हल्का सा गुनगुना रहा है। स्क्रीन के कोने में घड़ी का समय बदलता है, और हर टिक के साथ मेरे पास विकल्प कम हो रहे हैं, साफ नहीं हो रहे। अगर मैं कुछ न करूं, सिर्फ ये फाइल सेव करके सिस्टम शटडाउन कर दूं, तो क्या टाइमलाइन ठीक रहेगी? या जो कुछ होना है वो वैसे भी कभी न कभी किसी न किसी रूप में होकर ही रहेगा? फिजिक्स की भाषा में मैं इसे दो तरह से सोचता हूं। एक, क्लासिकल दुनिया, जहां मेरा चुनाव मायने रखता है, और मैं अगर क्वांटम टाइम लिंक सेटअप कभी न बनाऊं तो ये पूरा चक्र यहीं टूट सकता है। दूसरा, मल्टीवर्स या ब्लॉक यूनिवर्स, जहां ये सब पहले से लिखा है, और मैं जो भी करूं सिर्फ उसी लिखावट को पढ़ रहा हूं, बदल नहीं रहा। और हो सकता है ये दोनों तस्वीरें एक साथ सच हों, जैसे कण और तरंग। फ्रेम बदलते ही सच का रूप बदल जाता है। कभी कभी मैं खुद पर शक करता हूं, क्या ये सब महज ओवरवर्क्ड दिमाग की कहानी है? कई रातों की कम नींद, टाइम डायलेशन के पेपर, और बचपन की साइंस फिक्शन किताबों का मिला जुला साइड इफेक्ट। फिर अचानक कोई छोटी सी बात गांठ की तरह कस जाती है। जैसे कल, जब ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ते हुए मैं एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि मुझे ठीक उसी एंगल से, उसी छत की ट्यूबलाइट, उसी दीवार पर लगे क्रैक के साथ खुद को याद आया। जैसे मैं इस फ्रेम को पहले किसी और वक्त में देख चुका हूं, बस तब लैब कोट थोड़ा पुराना था, और बालों में और सफेदी। मैंने फैसला फिलहाल टाल रखा है। क्यूबिट्स का प्रोटोटाइप कोड आधा लिखा हुआ एक फोल्डर में पड़ा है। लेजर सेटअप के लिए जो बजट प्रपोजल बनाना है, वो भी अभी तक ड्राफ्ट से आगे नहीं बढ़ा। मैं जानबूझकर देरी कर रहा हूं, जैसे कोई दरवाजे के सामने खड़ा होकर हैंडल को देखता रहे, पर हाथ बढ़ाने से बचता रहे। पर जितना मैं टालता हूं, उतना ही 2:17 AM वाली लैब का सपना और साफ होता जाता है। अब तो उसमें कॉफी के कप की ब्रांड भी दिखने लगी है, और ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पर एक हल्की सी हरी लाइन, जो किसी पुराने दिल की धड़कन जैसी लगती है। शायद यही असली दुविधा है। अगर मैं इस सपने पर भरोसा करूं,
तो क्या मैं फ्री विल छोड़ रहा हूं? और अगर न करूं, तो क्या मैं उस ज्ञान से मुंह मोड़ रहा हूं जिसे पाने के लिए शायद मैं खुद किसी और टाइमलाइन में ये जोखिम उठा चुका हूं? फिलहाल मैं सिर्फ इतना कर रहा हूं, सब कुछ लिख रहा हूं, नोट कर रहा हूं, तारीखें, समय, सपनों के पैटर्न, डीजा वू के पल, हर अजीब सी सिंक जो दिन भर में उभर आती है। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत लॉगबुक है, टाइम ट्रैवल की नहीं, बल्कि अपनी ही चेतना की। अगर कल को 2032 वाला मैं वाकई इस फाइल को ट्रिगर बनाकर कोई प्रयोग करता है, तो कम से कम उसके पास संदर्भ होगा कि उसने खुद के साथ क्या किया था और क्यों। और तुम, जो ये सब पढ़कर यहां तक पहुंचे हो, तुम्हारे लिए शायद असली टेस्ट लैब में नहीं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शुरू होता है। अगली बार जब तुम्हें लगे कि कोई क्षण रिपीट हो रहा है, कोई चेहरा अजीब सा परिचित महसूस हो, कोई वाक्य किसी और वक्त में कहा हुआ सुनाई दे, तुम चाहो तो कंधे उचकाकर आगे बढ़ जाना, जैसे ज्यादातर लोग करते हैं। या एक पल के लिए रुककर सोचना कि अगर समय वाकई सीधी रेखा नहीं, बल्कि उलझा हो हुआ धागा है, तो शायद अभी तुम्हारी उंगली किसी और दौर की गांठ को हल्का सा छू गई है। शायद आने वाले सालों में जब न्यूज में कहीं क्वांटम टाइम लिंक प्रोटोकॉल या इंफॉर्मेशन ओनली टाइम ट्रांसफर जैसा कोई शब्द दिखे, तो तुम्हें इस रात की याद आए। शायद तुम इसे महज कॉइंसिडेंस मानकर स्क्रॉल कर दो, या शायद तुम रुककर सोचना कि कहीं ना कहीं किसी स्क्रीन पर बैठे कोई और तुम भी अभी यही सोच रहे हैं। विज्ञान को अब भी और डेटा चाहिए, और उसे मिलने भी चाहिए, लेकिन तुम्हें एक इंसान होने के नाते अपने यकीन की सीमा खुद तय करनी होगी। तुम अपने लिए ये दुनिया चुन सकते हो जहां समय सिर्फ घड़ी की सुइयों में बंधा है, या वो दुनिया जहां हर टिकी हुई सुई के पीछे अनगिनत संभावित टाइमलाइन की परछाइयां थरथरा रही हैं। मैं ये फाइल सेव करूंगा, पर डिलीट नहीं। शायद यही मेरा पहला छोटा सा चुनाव है। टाइम मशीन नहीं, पर उसकी ओर एक बहुत हल्का, लगभग नजर न आने वाला कदम। आगे क्या होगा, ये न मैं पूरी तरह जानता हूं, न तुम। लेकिन अगर कभी किसी रात तुम्हें भी 2:17 बजे उठकर अचानक ये ख्याल आए कि क्या पता मैंने ही खुद को ये कहानी पहले भेजी हो, तो समझ लेना वो धागा जिसे हम समय कहते हैं, तुम्हारी उंगलियों के बीच से भी कभी-कभी फिसलकर उल्टी दिशा में भागता है। बाकी, जैसे मैंने कहा, ये सब तुम्हारी नजर में या तो एक कहानी है, या आने वाले विज्ञान की शुरुआती डायरी। फर्क सिर्फ इतना है कि जब पन्ना पलटेगा, तुम किस तरफ खड़े होना चाहोगे, दर्शक की तरह या गवाह की तरह। और अगर तुम अब भी ये सोच रहे हो कि ये सब सिर्फ दार्शनिक खेल है, असल दुनिया से कटा हुआ, तो एक आखिरी बात सोचना। ज्यादातर टेक्नोलॉजीज जब पहली बार दिमाग में जन्म लेती हैं, तो उनका रूप लगभग हमेशा कहानी जैसा ही होता है। बिजली को कभी आसमान का गुस्सा कहा गया, उड़ते जहाज को पागलपन, और चांद पर जाने के ख्याल को बचपना। अंतर बस इतना था कि कुछ लोगों ने उस बचपने को नोटबुक में लिखकर, इक्वेशन में बदलकर, ब्लूप्रिंट में उतारकर उसे हकीकत की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। टाइम ट्रैवल, कम से कम जिस रूप में मैं उसे समझता हूं, शायद वैसे ड्रामेटिक न निकले जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। कोई चमकता पोर्टल, कोई मशीन जो घूमते गियरों के साथ तुम्हें अतीत में फेंक दे। हो सकता है वो कहीं ज्यादा मामूली और खतरनाक हो, बिट्स और क्यूबिट्स के बीच का एक नाजुक सा शॉर्टकट, जहां सिर्फ जानकारी दूसरी दिशा में बहती हो, शरीर नहीं। और अगर वक्त का ताना बाना वाकई ऐसा है,
जिसमें सूचना की छोटी-छोटी धाराएं उल्टी तरफ भी फिसल सकती हैं, तो फिर ये मान लेना इतना मुश्किल नहीं रहता कि कहीं सुनी, सपनों में देखी, अचानक आए ख्यालों में से कुछ शायद वास्तव में मिलिटेंट इमेजिनेशन नहीं, बल्कि फ्यूचर से रिसीव हुए हल्के-फुल्के सिग्नल हों। समस्या ये है कि ये फ़र्क हम कैसे करेंगे? कौन सा सपना सिर्फ दिमाग की केमिस्ट्री है और कौन सा सपना संभावित टाइम लिंक की एक हल्की सी झलक? यही वो जगह है जहां से आने वाले विज्ञान की असली लड़ाई शुरू होगी। नए कण खोजने की नहीं, बल्कि अपनी ही चेतना के डेटा को समझने की। ईईजी की साफ्तर इमेजेस, फंक्शनल एमआरआई के और बारीक पैटर्न, न्यूरल नेटवर्क्स जो ये पहचानना सीखें कि साधारण न्यूरल फायरिंग और अजीब तरह से कोरिलेटेड फायरिंग में रेखा कहाँ खिंचती है। शायद कुछ दशक बाद कोई रिसर्चर अपनी लैब में बैठे बैठे तुम्हारे जैसा ही सवाल खुद से पूछेगा, कहाँ पर मैं सिर्फ दिमाग को समझ रहा हूं और कहाँ मैं समय की बनावट को छूने लगा हूं। और हो सकता है उस वक़्त के पास उतना डेटा हो जितना आज तुम्हें सिर्फ साइंस फिक्शन में मिलता है। टाइम स्टैम्प्ड सपनों के आर्काइव, सिंक्रोनाइज्ड ग्लोबल ड्रीम लॉग्स, ऐसे केस जहां दुनिया के दो कोनों पर बैठे लोग एक ही रात में एक जैसी खास अनोखी इमेजरी देख रहे हों। उस दौर का शक भी हमारे शक से ज्यादा सुसज्जित होगा। मशीन लर्निंग, हाई प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट्स और बेहद सख्त स्टैटिस्टिक्स के साथ। पर उस मुकाम तक पहुंचने के लिए किसी को अब भी आज इस तरह की कहानियां लिखकर अपने और तुम्हारे दिमाग के बीच ये पुल बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब कोई थ्योरी पहली बार अपना रूप लेती है तो वो भाषाई होती है, मैथमेटिकल नहीं। वो इमेजेस और रूपकों में आती है, फार्मूले और ग्राफ्स में नहीं। उलझा हुआ धागा सिर्फ एक चित्र नहीं, ये शायद उस रियलिटी की सबसे ईमानदार अप्रॉक्सीमेशन है जिसे हम अभी तक मैथमेटिक्स में पूरी तरह नहीं पकड़ पाए। इसलिए जब मैं कहता हूं कि तुम्हारे चुनाव मायने रखते हैं, तो ये सिर्फ मोटिवेशनल पोस्टर वाला वाक्य नहीं है। अगर समय वाकई ब्लॉक यूनिवर्स है, तब भी तुम्हारा यह फैसला कि तुम अपने अनुभवों को महज संयोग कहकर उड़ा दोगे या उन्हें ध्यान से दर्ज करोगे, खुद उस ब्लॉक की ज्योमेट्री का हिस्सा है। अगर मल्टीवर्स है, तो वो ब्रांच जहां तुम आज से अपने अजीब पलों को भी डेटा की तरह ट्रीट करना शुरू करते हो, शायद किसी और ब्रांच से अलग रास्ता पकड़ लेती है। और अगर सब कुछ क्लासिकल है, तब तो और भी ज्यादा जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आ जाती है। क्योंकि तब हर छोटा चुनाव, हर छोटी जिज्ञासा भविष्य की असली दिशा तय कर सकती है। शायद कल सुबह तुम उठोगे, ब्रश करोगे, काम पर जाओगे और ये पूरी कहानी बस कहीं पीछे धुंधली सी रह जाएगी। शायद शाम को ट्रैफिक में फंसे हुए अचानक रेड लाइट पर तुम्हें 2:17 AM वाली लैब की पीली रोशनी याद आएगी और तुम 2 पल के लिए स्टीयरिंग पर हाथ ढीला कर दोगे, ये सोचते हुए कि अगर कभी, या शायद तुम अभी इसी वक्त अपने फोन या कंप्यूटर पर एक छोटा सा नोट खोलकर लिखोगे, आज से जो भी अजीब लगेगा उसे नोट करूंगा। तारीख, वक्त, जगह, एहसास, एक लाइन से शुरू होने वाली लॉगबुक जो आगे चलकर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि किसी और बेचैन दिमाग के लिए डेटा बन सकती है। ये कहानी यहां रुक सकती है। अगर तुम चाहो तो तुम इसे बंद कर सकते हो, अगला टैब खोल सकते हो और लाइफ वापस उसी ट्रैक पर बह सकती है जिस पर अभी तक बह रही थी। लेकिन अगर तुमने इसे अपनी मेमोरी के किसी कोने में थोड़ी सी जगह दे दी, बस इतनी कि अगली बार कोई डीजा वू आए तो तुम 2 सेकंड ज्यादा रुककर उसे महसूस करो, तो फिर ये कहानी दरअसल रुकती नहीं, शपेप बदल लेती है। ये मेरे टेक्स्ट से निकलकर
तुम्हारे अनुभवों में घुलने लगती है। और पार्ट 2 फॉर कमेंट।